Hi everyone, welcome to the official YouTube channel of Nyay Academy, where we promise you to provide quality content for UPSC, Law and Commerce. Today's video will be on accounting for share capital, जिसमें हम issue of rights and bonus shares भी cover करेंगे। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि तैयारी कर रहे हैं सेबी या यूजीसी नेट में कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। लेट्स क्विकली डिस्कस कि हम इस वीडियो में क्या क्या समझेंगे। We will discuss meaning of share and share capital, features of company, types of shares, issue of share capital, accounting treatment of issue of capital, reissue, forfeiture, right issue and bonus issue. Including this, we will also discuss the MCQs related to these topics which will come in your exam. Let's start with the meaning of share and share capital. See, शेयर मीन्स एक जनरल मतलब है शेयर का कि शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, मतलब जो कंपनी की शेयर कैपिटल है उसमें जो एक शेयर है उसको हम शेयर कहते हैं। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। नाउ कंपनी कैन नॉट जनरेट कैपिटल फॉर इटसेल्फ, कंपनी अपने लिए कैपिटल जनरेट नहीं कर सकते, तो इसीलिए बहुत सारे लोगों को मिलकर उसके लिए कैपिटल को कलेक्ट करना होता है, और जो ये लोग हैं हम इन्हें क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स, और जो ये अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं इसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। सो बेसिकली शेयर कैपिटल इज द अमाउंट जो शेयर होल्डर्स कंट्रीब्यूट करते हैं सो दैट कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस। तो शेयर का मतलब क्या हुआ, शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। शेयर कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लॉज में हम मेंशन करते हैं। एक कंपनी अपना एमओए बनाती है जिसमें वो स्टार्टिंग में ही मेंशन कर देते हैं कैपिटल क्लॉज में कि यस द कंपनी विल स्टार्ट विद सच अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो जो कैपिटल एमओए में मेंशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल। नाउ लेट्स कम टू द मीनिंग ऑफ कंपनी। Professor Henne has given one definition कि company is an artificial person created by law, having separate entity and with a perpetual succession and a common seal. Basically the features of the company को add करके एक definition बनी है जो कि Professor Henne ने दी है। Features क्या है कंपनी के, कंपनी को एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू किया जाता है बाय आरओसी। तो इसका मतलब ये है कंपनी को सारे प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस जो भी कंपनीज एक्ट में मेंशन्ड है वो उन्हें फॉलो करने होंगे। तो देयरफॉर कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन व्हिच इज क्रिएटेड बाय लॉ। सेकंड फीचर इज company has a separate legal entity from its owners, that is shareholders. Shareholders are the owners by because they have contributed capital in it. उन्होंने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करी है बिजनेस में, कंपनी में, तो therefore they are the owners of the company. Now the feature says कि ओनर की और कंपनी की जो एंटिटी है that will be different. Owner is a natural person but a company will be the artificial person and therefore they have a different entity. If company, अगर कोई कंपनी किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही है तो कंपनी is entering into that contract. No shareholder is entering into that contract. Third feature is company has a perpetual existence. That means perpetual means its life is infinite. मतलब कोई शेयर होल्डर आ रहा है, कोई शेयर होल्डर जा रहा है, उसका कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं है। अगर उसको लॉ ने बनाया है तो ओनली लॉ विल वाइंड अप दैट कंपनी। इफ इट इज क्रिएटेड बाय लॉ इट विल बी डिस्ट्रॉयड ओनली बाय लॉ। So there will be no effect on the life of company by death or insolvency of its shareholders. Fourth point is हर कंपनी के पास एक अपना कॉमन सील है, दैट मीन्स इट हैज एन ऑफिशियल सिग्नेचर। कंपनी के पास एक ऑफिशियल स्टैम्प होती है, अगर वो लग जाती है तो दैट मीन्स कंपनी एज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैज साइंड दैट डॉक्यूमेंट। फिफ्थ इज जो कंपनी के शेयर्स हैं वो ट्रांसफरेबल है। हमने अपने फाइनेंशियल मार्केट्स की वीडियो में पढ़ा था कि प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट इशू होता है बट सेकेंडरी मार्केट में जो कंपनी के शेयर्स होते हैं वो हम ट्रांसफर कर सकते हैं।
सो देयरफॉर सेकेंडरी मार्केट में कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल होंगे, बट जो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफर नहीं होंगे, सिर्फ पब्लिक कंपनी के शेयर्स ही ट्रांसफरेबल हैं। Now the sixth point is that the company is managed by the board of directors. मतलब जो आपके शेयर होल्डर्स हैं और जो डायरेक्टर्स हैं वो डिफरेंट है, so therefore they are separate in the company organization. Basically directors are just representatives of the shareholders. Seventh point is liability of shareholder is limited up to the nominal price of the shares subscribed by one. जैसे पार्टनरशिप में या सोल प्रोप्राइटरशिप में जो बिजनेस ओनर है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मतलब इफ द बिजनेस इज इन द लॉसेस तो देयर कैन बी द लॉस कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम देयर पर्सनल एसेट्स, मतलब लॉसेस जो बिजनेस के हैं वो पर्सनल एसेट से भी रिकवर हो सकते हैं, बट कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स की पर्सनल एसेट से रिकवर नहीं हो सकते, वो लिमिटेड हैं जितना नॉमिनल प्राइस है जो शेयर्स का जो कंपनी ने सब्सक्राइब किया था सिर्फ वही तक, उसके बाद शेयर होल्डर की कोई लायबिलिटी नहीं है कंपनी में। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स related to the features and meaning of company. First question is, liability of a shareholder is limited to dash of the shares: paid up value, called up value, face value and reserve price. हमने ये पढ़ा है अभी कि नॉमिनल वैल्यू पे जो सब्सक्रिप्शन हुआ था वो ही आपका होगा, तो आंसर विल बी सी, दैट इज फेस वैल्यू। जो फेस वैल्यू पे जिसने शेयर होल्डर्स ने कमिट किया था वो उसी के ही लिए लायबल है, वो किसी और अमाउंट के लिए लायबल नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन, अ कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, लिमिटेड लायबिलिटी और ऑल ऑफ द अबव। कंपनी में हमने ये सारे फीचर्स पढ़े हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी यस, परपेचुअल सक्सेशन यस, द लाइफ ऑफ द कंपनी इज इनफाइनाइट, लिमिटेड लायबिलिटी जो लाइबिलिटी शेयर होल्डर्स की है वो लिमिटेड है, तो बेसिकली द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, सो आंसर विल बी डी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ शेयर्स। शेयर्स आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, प्रेफरेंस एंड इक्विटी। हमें सिंपल में इसका मतलब समझना है कि प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज जिनको प्रेफरेंशियल राइट मिलते हैं। शेयर्स दो तरह के हैं, प्रेफरेंस और इक्विटी। तो प्रेफरेंस शेयर्स वो हैं जिनको प्रेफरेंशियल राइट मिल रहा है इक्विटी से ज्यादा। किसनी चीजों पे? राइट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जब डिविडेंड मिलेगा तो प्रेफरेंस शेयर्स को पहले मिलेगा और इक्विटी शेयर्स को बाद में मिलेगा, और जब कंपनी कभी वाइंड अप होती है तो पहली कैपिटल प्रेफरेंस शेयर्स की जाएगी और प्रेफरेंस शेयर्स की कैपिटल को कंप्लीट करने के बाद इक्विटी शेयर्स की कैपिटल को रीइंबर्स करेंगे। सो बिकॉज ऑफ दीज टू प्रेफरेंशियल राइट, दीज आर नोन एज प्रेफरेंस शेयर्स। बट इक्विटी शेयर्स हैव अ वोटिंग राइट्स, बट इनके पास ये प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स के पास वोटिंग राइट्स कंपनी में नहीं है, इक्विटी शेयर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। Now types can be classified into many categories. First is with reference to dividend. Dividend can be cumulative or non-cumulative. Preference shares को एक fixed rate of dividend मिलता है, ठीक है। हर साल जब भी हम preference shares बोलते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं 8% preference shares, 9% preference shares। तो इसका मतलब ये है कि preference shareholders को हर साल 9% तो प्रेफरेंस इंटरेस्ट मिलना ही है, डिविडेंड मिलना ही है। तो अगर वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी साल कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया तो क्यूमुलेटिव मतलब उनके एरियर्स एक साथ क्यूमुलेट हो जाएंगे और फिर जब कंपनी प्रॉफिट्स अर्न करेंगी तो वो प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दे दे। दे हैव दैट राइट कि जो भी उनके एरियर्स हैं वो उन्हें वापस मिल जाएंगे। कब मिलेंगे? जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करने लग जाएगी, मतलब जब भी कंपनी इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो पहला प्रेफरेंशियल राइट क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा। बट नॉन क्यूमुलेटिव शेयर्स आर दोज जिनके पास ये राइट नहीं है,
अगर डिविडेंड उस साल नहीं दिया गया ड्यू टू एनी रीजन, तो उनके पास कोई राइट नहीं है कि वो क्लेम करें अपने अनपेड डिविडेंड में इन एनी सब्सिक्वेंट ईयर्स. Second is with reference to participation. Now this participation doesn't mean the right to participate in the voting. Preference shares can never vote. Participating preference shares का मतलब ये है कि उनका फिक्स डिविडेंड तो है, बट इन केस कंपनी के पास सरप्लस प्रॉफिट्स हैं, तो दीज शेयर होल्डर्स हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन मोर डिविडेंड. मतलब जितना उन्हें फिक्स डिविडेंड मिल रहा है वो तो मिल रहा है, बट अगर उनका सरप्लस प्रॉफिट है तो ये पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर सरप्लस प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक स्टिपुलेट रेट पे. अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज्यादा मिल रहा है तो इन्हें भी ज्यादा मिलेगा. नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास ये राइट नहीं होता, उनको जो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिला है वही मिलेगा, उसके अलावा सरप्लस नहीं मिलेगा. थर्ड इज विद रेफरेंस टू कन्वर्टिबिलिटी. कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास राइट होता है कि जब उनका एक रिडम्पशन पॉइंट आ जाएगा तो वो उनको पैसे वापस नहीं मिलेंगे, वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. बट नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर दोज जिनके जो शेयर्स हैं वो कन्वर्ट नहीं होंगे इक्विटी शेयर्स में, उनके पास कोई राइट नहीं है कन्वर्ट करने का, दे विल गेट देयर कैश बैक. With reference to redemption, redeemable preference shares are those जो कि redeem करते हैं कंपनी at specified time या उससे भी पहले, लेकिन irredeemable are those जो कभी भी refund कंपनी नहीं करते. Nowadays this is not applicable, मतलब हर कंपनी को within maximum 20 years preference shares और debentures को redeem करना होता है, but irredeemable are those जो कंपनी कभी भी redeem नहीं करती. Though they do not exist, but the meaning of irredeemable preference shares are those that which are not redeemable by the company. Now the questions on equity and preference shares. A preference share which does not carry the right of share in surplus profit is called non-cumulative preference share? No. इसका मतलब ये cumulative का मतलब ये था कि अगर कभी एरियर्स होते हैं डिविडेंड के तो उन्हें क्यूमुलेट करके कभी बाद में मिल जाए. सेकंड, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. यस, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जो सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर्स कभी भी रिडीम नहीं होंगे. नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होंगे जो एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन उनके पास राइट नहीं है अपने आप को इक्विटी में कन्वर्ट करने का. सो द आंसर विल बी बी. नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स डज नॉट कैरी द राइट ऑफ शेयरिंग इन द सरप्लस प्रॉफिट. आंसर विल बी बी. Second question, unless otherwise stated, a preference share is always deemed to be C. अगर कुछ भी stated नहीं है तो हम ये मान के चलेंगे कि जो आपका प्रेफरेंस शेयर है वो क्यूमुलेटिव है, मतलब डिविडेंड के एरियर्स एक बार मिल जाएंगे. हम ये मान के चलेंगे कि वो नॉन पार्टिसिपेटिंग है, मतलब वो सरप्लस प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. और हम ये मान के चलेंगे कि वो नॉन कन्वर्टेबल है, कि मतलब रिडम्पशन के टाइम पे वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे. सो द आंसर विल बी सी. Third question, which shareholders have a right to receive the areas of dividend from the future profits? Answer is cumulative preference shares, because in cumulative they have right कि उनको future profit जब equity को dividend declare होंगे तो उन्हें अपने dividends के areas मिल जाएं. So the answer will be C. Next question. The shares on which there is no prefix rate of dividend is decided, but rate of dividend is fluctuating every year according to the availability of profits. Such shares are called equity share, non-cumulative preference share, non-convertible preference share, non-guaranteed preference share. Now I am sure that there will be a confusion between non-guaranteed preference shares and equity share.
But the answer will be equity share because we have not studied this point, non-guaranteed, because there is no type of such share, non-guaranteed. जिस जिस शेयर में कोई प्री फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं है, जब भी प्रॉफिट्स अवेलेबल होंगे उसके अकॉर्डिंग डिविडेंड रेट डिसाइड होते हैं. ये सिर्फ एक ही टाइप ऑफ शेयर में है, दैट इज इक्विटी शेयर. सो द आंसर विल बी ए. Now let's discuss share capital of a company. Share capital can be classified as follows. First is authorized capital. वो कैपिटल जो MOA में आपने मेंशन करी है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है कि हाँ, इफ यू आर स्टार्टिंग योर बिजनेस यू विल स्टार्ट विद सच अमाउंट. इसे हम बोलते हैं नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल. कोई भी कंपनी जो ये अमाउंट मेंशन्ड है MOA में, उससे ज्यादा अमाउंट वो रेज नहीं कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल. सो ऑथराइज इज द मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी कैन रेज. सेकेंड इज इशूड कैपिटल. आउट ऑफ दिस ऑथराइज कैपिटल, कंपनी जो एक्चुअली में पब्लिक को इशू कर रही है सब्सक्रिप्शन के लिए, दैट इज द इशूड कैपिटल. अगर उसके MOA में मेंशन्ड है दैट कंपनी कैन रेज 1 crore rupees at any time, but out of that 1 CR he has only issued 50 lakhs, तो 50 lakhs will be the issued capital. और जो ऑथराइज कैपिटल पब्लिक सब्सक्रिप्शन में इशू नहीं की गई है उन्हें हम बोलते हैं अनइशूड कैपिटल. वो लेटर डेट पे ऑफर करी जा सकती है पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए. नेक्स्ट इज सब्सक्राइब. अब कंपनी ने अगर 50 लाख रुपीस इशू करे हैं तो पब्लिक कैन एक्चुअली सब्सक्राइब 60, 70 और मे बी लेस 30 और 40 lakhs. तो बेसिकली वो इशूड कैपिटल का वो पार्ट है जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है, जो पब्लिक का रिस्पॉन्स आया है उस पब्लिक ऑफरिंग पे, दैट इज द सब्सक्राइब्ड कैपिटल. अगर सब्सक्रिप्शन ज्यादा है तो हम उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, अगर कम है तो हम उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन. कॉल्ड अप कैपिटल. जो भी सब्सक्राइब कैपिटल होती है, कंपनी के पास चॉइस है या तो इंटायर अमाउंट एक बार में मंगवा ले या फिर कुछ पार्ट फेस वैल्यू का हम मंगवा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर फेस वैल्यू है ₹10 किसी भी कंपनी की, तो कंपनी ने अगर सिर्फ 7 रुपीज ही कॉल्ड अप करें तो जो रिमेनिंग 3 रह जाएंगे वो कंपनी शेयर होल्डर से बाद में कभी भी मंगवा सकते हैं. ये जरूरी नहीं है कि एक ही टाइम पे मंगवाना होता है, तो दे हैव अ चॉइस टू कॉल इट इन द पार्ट्स. तो कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो जाएगी? ₹7 पर शेयर. Then you have a paid up capital. Paid up capital is the amount which is actually paid by the public. मतलब कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं जिनके कॉल्स इन एरियर्स है, मतलब जिन्होंने अपनी फुल फ्लेज पेमेंट नहीं करी. तो अगर उन्होंने पेमेंट नहीं करी तो दैट कैन बी द केसेस कि जो आपके सब्सक्राइब कैपिटल है या कॉल्ड अप कैपिटल है उससे कम हो सकता है पेड अप कैपिटल, बिकॉज कुछ शेयर होल्डर्स की पेमेंट अभी पेंडिंग है. Next is uncalled capital. Uncalled capital is the portion of subscribed capital जो अभी called up नहीं है. जैसे पिछले एग्जाम्पल में सिर्फ 7 रुपीज कॉल किए थे, 3 नहीं किए थे, तो 3 will be uncalled capital. Last is reserve capital. कुछ पोर्शन uncalled capital का कंपनी वाइंडिंग अप के इवेंट के लिए रखती है. That capital is reserve capital. मतलब वो कैपिटल कंपनी रिजर्व्स इट कि हाँ, जब भी कंपनी वाइंड अप होगी तभी ये रिजर्व कैपिटल क्रिएट होगा, अदरवाइज नहीं. इसी के केस की वजह से हम हमेशा कहते हैं कि शेयर होल्डर्स आर लायबल अप टू लिमिटेड एक्सटेंट. मतलब अगर सपोज कंपनी ने 3 रुपीज पर शेयर रिजर्व कैपिटल रखा है, तो अगर कंपनी वाइंड अप होती है और कंपनी के बहुत लॉसेस है तो शेयर होल्डर्स को 3 रुपीज पर शेयर तक ही लाइबिलिटी देनी पड़ेगी, इसके बाद नहीं देनी. सिर्फ 3 रुपीज पर शेयर तक के लिए वो एप्लीकेबल है. जितने भी उनके पास अब शेयर्स हैं दैट विल बी मल्टीप्लाइड और अकॉर्डिंगली दे हैव टू पे मनी टू द कंपनी. तो ये बेसिकली रिजर्व्स रखे जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस कैपिटल कि ₹3 पर शेयर शुड बी रिजर्व्ड सो दैट कभी भी कंपनी का वाइंडिंग अप हो तो दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर द कंपनी. How we present the shareholder fund in the balance sheet.
So this is the performer of the balance sheet जहाँ पे particulars, note number, current year and previous year है. In the first point, equity and liabilities, we start with shareholder funds with the name share capital. Now in this we will just write share capital with a star mark. This means जो भी इसकी calculation है, it will be in the notes to account. Now the notes to accounts will be like this. जो share capital है उसमें क्या क्या है, पहले हम लिखेंगे कि हमारी ऑथराइज कितनी है. ऑथराइज जितनी भी है, जितने शेयर्स हैं ऑफ रुपीज दिस, जो हमने एमओए में मेंशन किया हुआ है वो आप यहाँ लिख देंगे. देन आपने कितना इशू करा है वो हम यहाँ लिख देंगे बस. देन वी विल कम अप विद द सब्सक्राइब कैपिटल. कितनी सब्सक्रिप्शंस आई हैं. तो सब्सक्राइब में फर्स्ट यू विल स्टार्ट विद सब्सक्राइब बट फुली पेड अप. मतलब फुली पेड अप इन द सेंस इससे कोई भी कॉल्स इन एरियर्स नहीं है. तो 2 lakh shares of rupees 10 each, rupees 8 called up, so 16 lakh is the amount. But not fully paid up, 2 lakh at the rate rupees 10, rupees 8 called up, 16 lakh. Less calls in arrears if any. अगर कोई भी calls in arrears है उसको आप माइनस कर दो, और अगर कुछ भी forfeit करा है उसको ऐड कर दो, बिकॉज जो forfeiture है वो अमाउंट कंपनी का ही हो जाता है, बिकॉज इट हैज बीन forfeited. तो therefore जो सब्सक्राइब कैपिटल का टोटल होता है that will come in the share capital of the balance sheet. Now the questions of share capital of company. First question, nominal share capital is that part of authorized capital which is issued by the company? No, that was the issued capital. B, the amount of capital which is actually applied by the prospective shareholders? No, that is subscribed capital. The amount of capital which is actually paid by the shareholders? No. D, the maximum amount of shareholders which a company is authorized to issue? Yes, the maximum amount which they are authorized to issue is the nominal share capital. So the answer will be D. Second question, the portion of the capital which can be called up only on the winding up of the company is called authorized? No. Called up? No. Uncalled up? No. Reserve capital? Yes. At the end we have discussed this only कि company अपने reserve capital अपने पास रखते हैं so that winding up में इनकी ज़रूरत पड़ सकती है. So the answer will be D. Third question is, capital included in the total of the balance sheet of company is called issued, subscribed, called up or authorized. हमने अभी एक notes to accounts में पढ़ा था कि हम सबसे पहले लिखते हैं authorized capital, फिर हम लिखते हैं issued capital, फिर हम लिखते हैं subscribe, और subscribe का total होता है वो balance sheet में हम आगे mention करते हैं with the name of share capital. So answer will be B, that is subscribed capital. Then you have in the balance sheet of the company under the heading share capital, the last is shown authorized. हम इसको सबसे पहले show कर देते हैं. Yes, subscribed is the answer because subscribed ही हम बिल्कुल notes to the account में last में लिखते हैं. Issued share capital and reserved share capital. So the answer will be B. Now let's discuss issue of shares. Now the company has right कि या तो वो अपने शेयर्स को इशू वन गो में कर ले और सारा अमाउंट कलेक्ट कर सकते हैं पब्लिक से इन वन इंस्टॉलमेंट. एंड द सेकेंड ऑप्शन दे हैव दैट दे ग्रेजुअली कलेक्ट इन द इजी इंस्टॉलमेंट्स. मतलब उसकी इजी इंस्टॉलमेंट्स क्रिएट करके तो जब जब उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हो तब तब वो कलेक्ट कर सकते हैं इन्वेस्टर से. सो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कलेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं एप्लीकेशन मनी, बिकॉज दिस इज द एप्लीकेशन ऑन विच the investors will apply for their public issue. Second is allotment. अब जितना public issue के लिए public ने apply करा है हो सकता है उनको allotment उससे कम हो. So allotment will actually define कि उसको कितने shares allot हुए हैं.
देन द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स जो रह जाती हैं उसको हम सेग्रीगेट कर सकते हैं, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल. इट इज एज पर द डिसीजन ऑफ कंपनी कि उसे कितनी कॉल सेग्रीगेट करना है. इट कैन बी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ. बट जब भी कोई फाइनल कॉल होगी, मतलब लेट्स सपोज अगर थर्ड कॉल एक लास्ट कॉल है, तो उसके साथ उन्हें थर्ड एंड फाइनल कॉल लिखना पड़ेगा जस्ट टू रिकॉग्नाइज इट एज अ फाइनल कॉल. Now let's come to the procedure of the issue of shares. How the company issue the shares. It start with issue of prospectus. Like company first issue prospectus. Basically prospectus एक invitation है public के लिए that yes the company is there. इसको funds चाहिए business के लिए. अब इस prospectus में complete information होगा company क्या है, क्या business involved, किस business में वो involved है और उन्हें पैसे क्यों चाहिए. After that prospectus they will receive application. जब prospectus issue हो जाता है तो they subscribe for the share capital. जो prospective investors हैं they subscribe for the share capital. Application money इस subscription पे ही मिलती है. अब कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाना चाहिए within 120 days from the date of issue of prospectus. मिनिमम सब्सक्रिप्शन स्पेसिफाइड किया गया है सेबी ने that it should be 90% of the issue of shares. कि अगर 120 डेज में प्रोस्पेक्टस को इशू करने के 120 डेज में अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाता है तो आप प्रोसीड कर सकते हो, अदरवाइज आप प्रोसीड नहीं कर सकते हो. And that minimum subscription is 90% of the issued capital. अगर if company fails to receive that minimum subscription, तो जो भी application money है वो 130 days में आपको return करना पड़ेगा. Types of subscription. Subscription can be full subscription, मतलब जितना भी हमने offer करा है उतना ही subscribe कर लिया है public ने. ओवर सब्सक्रिप्शन कैन बी लाइक जितना हमने ऑफर किया था उससे ज़्यादा पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए. तो उस केस में हम अलॉट कैसे करते हैं. इन दैट केस ऐसा तो नहीं है कि जो भी ओवर सब्सक्रिप्शन है हम उसको रिसीव कर लेंगे, बिकॉज सब्सक्रिप्शन कैन बी लिमिटेड. जितना हमने ऑफर करा है हम उतना ही सब्सक्राइब कर सकते हैं. तो 3 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं कि या तो हम उनकी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दें जो भी एक्सेस है, या फिर जो भी है उनको हम पार्शियल अलॉटमेंट करके या प्रोराटा करके उनका जो बाकी का अमाउंट है वो हम अलॉटमेंट या फर्स्ट सेकंड कॉल में एडजस्ट कर देते हैं, या फिर हम उन दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं कि कुछ शेयर्स को हम रिजेक्ट कर देते हैं और कुछ को प्रोराटा कर देते हैं. आफ्टर एप्लीकेशन वी कंपनी अलॉट द शेयर्स. अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाता है कंपनी को, दैट कंपनी कैन प्रोसीड फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. अब लेटर ऑफ अलॉटमेंट इन्वेस्टर्स को सेंड कर दिया जाता है, कितने शेयर्स अलॉटेड उन्हें हुए हैं वो उन्हें मेंशन किया जाता है. तो इट विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द एप्लीकेंट्स, जो कि अब कंपनी के शेयर होल्डर्स बन चुके हैं. अब कंपनी के शेयर्स इशू हो सकते हैं पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे. पार पे मतलब जो भी उसका नॉमिनल वैल्यू है उतने पे ही उसने इशू करा है. मतलब अगर उसका रजिस्टर्ड वैल्यू 10 रुपीज है तो उसने 10 रुपीज पे इशू करा है, तो दैट इज एट पार. बट इफ द कंपनी इशूड एट मोर देन द नॉमिनल वैल्यू, तो दैट विल बी द इशू एट प्रीमियम. एंड इफ द वैल्यू इज लेस देन द फेस वैल्यू, देन इट विल बी द इशू एट डिस्काउंट. जो भी हम प्रीमियम पे इशू करते हैं शेयर्स, तो बेसिकली वो प्रीमियम पे जो हमें अमाउंट मिलता है वो हमें एक्सेस मिलता है. बट प्रीमियम वाला अमाउंट कंपनी ऐसे ही यूज नहीं कर सकती. उस अमाउंट के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं एज पर सेक्शन 52(2) ऑफ कंपनीज एक्ट, कि इन्हीं पर्पस के लिए ही वो प्रीमियम का अकाउंट यूज हो सकता है. किस किस के लिए यूज हो सकता है? First, in purchasing its own shares, that is buyback, which is covered under section 77A. Issuing fully paid bonus share to the members, जो bonus shares existing shareholders को हम देते हैं free of cost, उसके लिए ये आप use कर सकते हो, which is covered under section 78. Writing of preliminary expenses of the company, section 78. Preliminary expenses are those जो company के establish होने से पहले के expenses हैं. तो अगर उसको राइट ऑफ करना है तो उससे हम प्रीमियम रिजर्व अकाउंट उसको राइट ऑफ कर सकते हैं. या फिर राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ और कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड फॉर एनी इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज डिबेंचर्स.
कोई डिस्काउंट अलाउड या कमीशन जब हमने सिक्योरिटीज या डिबेंचर इशू करना है उसको राइट ऑफ करने के लिए, which is again covered in section 78. Last is for providing premium payable on redemption of any redeemable preference shares or any debenture of the company. जब भी प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स को हम रिडीम करेंगे, जो उनके प्रीमियम्स हैं उनका हम राइट ऑफ कर सकते हैं. Now let's learn more about the minimum subscription. 90% जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन लगाया गया है उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न ये है कि ये एक मिनिमम अमाउंट है जो कि डायरेक्टर्स के ओपिनियन के अकॉर्डिंग ये तो रेज होना ही चाहिए, ताकि जो बिजनेस ऑपरेशंस की जो नीड है जिसके लिए वो फंड्स चाहिए वो तो पूरे हो सके. अब वो किसके लिए चाहिए हो सकता है? फर्स्ट इज to meet the price of any property purchased or to be purchased which have to be met wholly or partly out of the proceeds of issue. इशू हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमने प्रॉपर्टी खरीदनी या कोई एसेट्स खरीदनी इससे हमारा काम शुरू हो सके. सेकेंड, टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पेएबल बाय द कंपनी और एनी कमीशन जो हमने शेयर्स के इशू करने के टाइम पे हमने दिया था, जो हमें देना है. तो बेसिकली जो भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस थे, कंपनी को खोलने से पहले के जो एक्सपेंसेस थे उसको रिकवर करने के लिए या जो शेयर्स इशू हुए हैं उसकी कमीशन को पे करने के लिए हमने पे करनी है, उसके लिए ये अमाउंट हमें चाहिए. थर्ड इज द रीपेमेंट ऑफ एनी मनी बोरोड बाय द कंपनी फॉर द अबव टू मैटर्स. इन दोनों के लिए अगर कंपनी ने बाहर से कहीं लोन लिया हुआ है तो उसका रीपेमेंट करना है, तो उसके लिए कुछ तो इशू आना चाहिए. Next is working capital. Working capital to start the business, a company should have a capital. Last is any other expenditure required for the usual conduct of business operation. ये minimum subscription इन 5 points के लिए हम सेबी ने प्रिस्क्राइब किया है so that जो कंडक्ट करना है बिजनेस ऑपरेशन को जिसके लिए इशू किया गया है उसका बेसिक मोटिव तो पूरा हो जाए. तो 90% इज द a minimum amount जो डायरेक्टर्स की ओपिनियन से रेज होने चाहिए. Now this minimum amount cannot be less than 90% because it is given by the SEBI. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, मतलब अगर कंपनी को 90% सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता इशूड कैपिटल का, so they have to refund all the money to the investors within 8 days from the closure of subscription. और अगर कंपनी सब्सक्रिप्शन वापस नहीं करती है तो उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है at the rate of 15%. It is covered under section 73 subsection 2. Now here are a few questions related to issue of shares. First is, which of the following will define when appropriation of certain number of shares is made to an applicant in response to his application? मतलब कि कब एप्लीकेंट को पता चलेगा कि उसकी एप्लीकेशन के रिस्पॉन्स में उसे कितने नंबर ऑफ शेयर्स मिले हैं. तो दैट इज इन द अलॉटमेंट. अलॉटमेंट लेटर ही बताता है कि आपको कितना नंबर ऑफ शेयर्स आपको अलॉट हुए हैं. तो द आंसर विल बी ए पार्ट. सेकेंड क्वेश्चन, इश्यू ऑफ शेयर एट अ प्राइस लोअर देन इट्स फेस वैल्यू इज कॉल्ड. At a price lower than its face value which is in the MOA. So अगर उससे कम पे अगर हम इशू कर रहे हैं तो वो क्या होगा? Issue at a loss? No. At a profit? No. At a discount? Yes. Correct word. Issue at a discount. So the answer will be C. अगर more than its face value होता तो answer will be premium. So the correct answer is C, that is issued at a discount. Next question. According to Companies Act, minimum subscription has been fixed at 90%. Answer is C part. Minimum subscription amount of 90% is related to which share capital? Authorized, paid up, issued or reserve? It will be on issued share capital because इतना अभी ऑफर किया गया है तो issued share capital का ही 90% will be the minimum subscription. The answer will be C part. Next question, on issue of shares, premium is profit, income, revenue receipt और capital profit. शेयर प्रीमियम का हमने बताया था कि कंपनी उसे यूटिलाइज नहीं कर सकते नॉर्मली. दे हैव टू बी यूटिलाइज इन सम प्रीडिटर्मिन्ड पर्पसेस.
सो ये प्रॉफिट तो है ही नहीं, ना ही इनकम है. Revenue receipts are those which gets over within a year. So it will not get over within a year. तो it will be a capital profit जो कि capitalize हम इसको करते हैं और share capital में ये add हो जाती है. The answer will be D. Next question. For what purpose securities premium reserve account cannot be utilized? First, amortization of preliminary expenses. We use it. Distribution of dividend? No. We can never use securities premium for distribution of dividend. The points will be that 5 which we have covered. Then issue of fully paid bonus share? Yes, we can do. Buyback of own shares? Yes, we can do. So the answer will be B part. Now let's come to the accounting treatment of the issue of share capital. अभी तक हमने इसका प्रोसीडर पढ़ा है थियोरेटिकल में कि कैसे होता है. पहले इट स्टार्ट्स विद द एप्लीकेशन, देन इट गोज विद अलॉटमेंट, देन फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल. बट कंपनी इसको अपनी जर्नल्स में कैसे जर्नलाइज करते हैं? सो इट स्टार्ट्स विद एप्लीकेशन. जब पब्लिक सब्सक्राइब करते हैं शेयर्स के लिए तो हाउ इट हैपन्स? इट स्टार्ट्स विद बैंक. मतलब आपने प्रोस्पेक्टस को इशू कर दिया तो अब नाउ पब्लिक विल रिस्पॉन्ड, दे विल गिव यू मनी. सो जो आपको पैसे मिल रहे हैं वो शेयर एप्लीकेशन पे मिल रहे हैं. तो सबसे पहला जो होगा वो ये होगा दैट यू विल गेट द मनी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. अब ये कितने पे होगा? अमाउंट रिसीव्ड इन एप्लीकेशन फॉर जितने भी शेयर्स सब्सक्राइब हुए एट द रेट ऑफ रुपीज, एनी रुपी जो भी अमाउंट डिसाइडेड है पर शेयर. अब इसके बाद कंपनी हैज टू अलॉट द शेयर्स. मतलब अब इस शेयर एप्लीकेशन को आपको कैपिटल में एडजस्ट करना है. अब इट कैन बी ओवर, इट कैन बी अंडर और इट कैन बी फुली सब्सक्राइब्ड. तो इस केस में क्या होगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जितना भी अलॉटमेंट हुआ है उतने अमाउंट पे. अगर सपोज शेयर्स आपके सब्सक्रिप्शन में आए थे 50,000, लेकिन आपको सिर्फ जो अलॉटमेंट करने हैं वो 30 पे करने हैं, तो सिर्फ 30 ही कैपिटल में ट्रांसफर होंगे, बाकी नहीं होंगे. बाकियों के लिए हमारे पास ऑप्शन था, या तो वो रिफंड हो जाते हैं या फिर प्रोराटा हो जाता है. अगर रिफंड है तो वी विल जर्नलाइज द एंट्री कि जितने भी एप्लीकेशन में पैसे आए थे एक्स्ट्रा, इट विल बी टू बैंक. वी विल क्रेडिट इट विद द बैंक बिकॉज नाउ वी हैव रिफंडेड देम. Then after application is done, we will due the allotment. Allotment due मतलब now we will due first and then public will pay. पहले हम इसको due करेंगे because now we know कि number of shares हमारे इतने. Now share allotment account debit to share capital will be the due on allotment. अब जब हमें allotment money मिल जाएगा तो what we will do? Bank account debit to share allotment. But there can be the case कि हमने pro rata किया था, तो प्रो राटा में जितना भी एक्सेस मनी आया था एप्लीकेशन में वो हम कहाँ पे एडजस्ट कर देंगे? टू शेयर अलॉटमेंट. सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. इसमें हमारे पास पैसे ऑलरेडी आ चुके हैं बट जो एप्लीकेशन में आए थे वो हमने अब अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिए. तो ईदर डी और ई विल बी द एंट्री फॉर द रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी. अब ये वाली एंट्रीज कंबाइंड भी हो सकती है बिकॉज कंपनी हैज एन ऑप्शन कि वो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कंबाइन करते हैं. तो फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बिकॉज सबसे पहले तो यू विल गेट द अमाउंट. मतलब इट्स अ वे कि हाँ पब्लिक आपका ऑफर एक्सेप्ट कर रही है और आपको पैसे दे रहे हैं, तो बैंक विल बी डेबिटेड. बट जब आप ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर करते हो शेयर कैपिटल में, द एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. और अगर जितना भी रिफंड, अगर आपको एक्सेस रिफंड करना है तो इट विल बी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक बिकॉज नाउ द कैश इज गॉन फ्रॉम यू. नाउ ऑन कॉल्स, व्हेन वी ड्यू अमाउंट ऑन कॉल, so the entry will be share call account debit to share capital, and when we will receive it the entry will be bank account debit to share call. But हमें ये चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, जब भी हम कॉल लिख रहे हैं इसके आगे हमें ये मेंशन करना पड़ेगा कि ये कौन सी कॉल है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है.
और अगर कोई लास्ट कॉल है तो हम उसको कैसे लिखेंगे? जैसे सपोज सेकेंड इज द लास्ट कॉल, तो वी विल राइट सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ये एक ऑब्लिगेशन है कि कॉल्स के साथ वी हैव टू मेंशन कि विच कॉल इज इट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और जो लास्ट कॉल होगी उसके साथ हमें फाइनल कॉल ऐड करना ही होगा, लाइक शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। Then there is a point of calls in arrears. Calls in arrears occurs जब कोई शेयर होल्डर आपको पेमेंट नहीं करता। अब ये calls in arrears का जो डिफॉल्ट है ये अलॉटमेंट पे भी हो सकता है, फर्स्ट कॉल पे भी हो सकता है, सेकेंड कॉल पे भी हो सकता है। तो जिस पे भी हुआ है डिफॉल्ट, तो यू हैव टू डेबिट calls in arrears and to share allotment or any call as per the point. अब calls in arrears debit क्यों हुआ है? Because it's a default by the shareholder. So basically it will be a loss to the company कि उसको पैसे नहीं मिले हैं, so it will be debited. But in future जब calls in arrears के amount recover company कर लेती है, तो the entry will be bank account debit to calls in arrears and to interest account if any is there. जब भी calls in arrears होते हैं तो there will be a rate, there will be a interest at rate specified. बट जो वो रेट है वो 10% पर एनम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हर कंपनी का कॉल्स इन अरियर्स का अपना रेट डिसाइडेड होता है, बट मैक्सिमम इज 10% पर एनम। Then we have calls in advance. There can be few shareholders who will pay you the money in advance. मतलब हो सकता है अलॉटमेंट में ही आपको फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल के पैसे मिल जाते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो हम कलेक्ट कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। फिर जब हम फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे तो उसमें हम कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करके तो पर्टिकुलर कॉल में एडजस्ट कर लेंगे। अब कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए करंट लाइबिलिटी है और इसलिए हम उसको लाइबिलिटीज में शो करेंगे। लाइबिलिटी क्यों है? बिकॉज हमारी अभी पेमेंट ड्यू नहीं थी, ये हमें पहले से ही मिल गई है, तो बेसिकली इसको हम यूज नहीं कर सकते इन अ कैपिटल फॉर्म, ये हमारे लिए लाइबिलिटी रहेगी और दैट टू अ करंट लाइबिलिटी। Now calls in advance is a liability of the company. तो इस liability पे कंपनी को इंटरेस्ट भी पे करना होता है शेयर होल्डर्स को, बट जो मैक्सिमम इंटरेस्ट है दैट शुड नॉट एक्सीड 12% पर एनम। एक टेबल एफ है, इन टेबल एफ these rates are mentioned कि 12% is for the calls in advance and 10% is for the calls in arrears. अब calls in advance या तो हम पे कर सकते हैं डायरेक्टली या फिर पहले ड्यू करके फिर पे करें। अगर पे करते हैं तो वी विल राइट इट इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक, डायरेक्टली वी आर पेइंग टू द बैंक, और वी विल फर्स्ट जनरलाइज द एंट्री फॉर ड्यू like interest on calls in advance account debit to sundry shareholders account and then we will pay to them sundry shareholders account debit to bank. Now there are few shareholders who do not pay their money regularly. मतलब वो डिफॉल्ट करते हैं पेमेंट में, अलॉटमेंट में भी, फर्स्ट कॉल में भी, सेकंड कॉल में भी, और इन एनी ऑफ द इंस्टॉलमेंट। तो कंपनी हैज अ राइट कि कभी ऐसे डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं तो उनकी शेयर्स को वो कैंसिल कर सकते हैं और जो भी अमाउंट उन्होंने पे अभी तक करा होगा उस अमाउंट को वो सीज कर सकते हैं। Now for this the accounting treatment will be dependent upon कि originally वो कैसे इशू हुए थे। अगर शेयर्स जो ओरिजिनली इशू हुए थे वो एट पार था तो उनका फोर फीचर कैसे होगा? वी विल डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट, वी विल क्रेडिट forfeited shares and share unpaid call. We will debit share capital account with the amount जो already called up है. Let's suppose 7 rupees was called up out of 10. तो सिर्फ इतना ही forfeit होगा, 10 हम forfeit नहीं कर सकते because called up ही सिर्फ 7 हुए थे। Then 2 forfeited shares, अब 7 में से जितना शेयर होल्डर ने पे करा है उतना हम forfeit कर लेते हैं और उसको forfeited shares अकाउंट में हम क्रेडिट कर लेते हैं। Then we have to share unpaid calls. Unpaid calls जितना भी calls in arrears है हम उसको इतने में क्रेडिट कर लेते हैं। Then we have forfeiture of shares originally issued at premium and premium was received. Originally it was issued at premium और premium हमें मिल चुका है, तो इस केस में हम क्या करेंगे? शेयर कैपिटल डेबिट कॉल्ड अप मनी टू forfeited शेयर्स पेड अप मनी। सपोज प्रीमियम अलॉटमेंट में था
तो अलॉटमेंट में जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, अनपेड मनी एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, बिकॉज प्रीमियम हमें मिल चुका है तो हम उसको फोरफीट नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट यूटिलाइज सिर्फ जो कंपनीज एक्ट में स्पेसिफाइड है 5 पॉइंट्स, हम उसी के अकॉर्डिंग ही वो यूज कर सकते हैं। प्रीमियम को हम फोरफीट नहीं कर सकते, तो देयरफॉर अगर प्रीमियम हमें मिल चुका है तो शेयर अलॉटमेंट में हम प्रीमियम के बिना ही उसका अमाउंट लिखेंगे। Then we have to share unpaid call, अगर कोई unpaid money या calls in arrears है वो unpaid में आ जाएगा। लेकिन अगर हमें प्रीमियम ना मिला हो, if it was issued at premium but हमें प्रीमियम नहीं मिला, तो the entry will be share capital account debit, securities premium account debit, because अभी हमें ये नहीं मिला, it was not received by the company, तो वो डेबिट कर सकते हैं। बट अगर ये मिल चुका होता तो ये डेबिट नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज कंपनी कैन नॉट फोरफीट द प्रीमियम अमाउंट, बिकॉज प्रीमियम अमाउंट का यूटिलाइजेशन कंपनीज एक्ट में स्पेसिफाइड है कि यही 5 होने चाहिए, इसके अलावा प्रीमियम यूज नहीं हो सकता। देन 2 फोरफीटेड शेयर्स पेड अप मनी, अगर शेयर अलॉटमेंट में प्रीमियम है तो हम क्या लिखेंगे, अनपेड मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम, और टू शेयर अनपेड कॉल, जितना भी कॉल्स इन अरियर्स था। बट वन पॉइंट टू बी नोटेड, अनपेड प्रीमियम ही डेबिट होना चाहिए। देयर कैन बी द केसेस कि एप्लीकेशन में भी प्रीमियम था, अलॉटमेंट में भी प्रीमियम था। एप्लीकेशन तो रिसीव हो गई ना, बस अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुआ, तो जो एप्लीकेशन वाला प्रीमियम है वो हम डेबिट नहीं करेंगे। अलॉटमेंट वाला जो हमें नहीं मिला उसका प्रीमियम हम डेबिट करेंगे, और अमाउंट भी क्रेडिट में उतना ही आएगा जितना कि पे नहीं हुआ। Now the shares which were forfeited by the company, जो कंपनी ने शेयर्स forfeit कर लिए हैं वो उनको री इशू भी कर सकते हैं। अब जो री इशू है वो पार पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है और डिस्काउंट पे भी हो सकता है। जो हमने फोरफीचर ऑफ शेयर्स में कुछ अमाउंट जो सीज किया था, जिसको हमने फोरफीटेड अकाउंट में मेंशन किया है, हम वो भी यूज कर सकते हैं ताकि हम डिस्काउंट दे सकें अपने फर्दर शेयर होल्डर्स को। अगर आपका री इशू पार पे है तो the entry will be simple, bank account debit to share capital, बैंक में you receive the money and share capital account credit with the amount the shares were issued. But अगर reissue discount पे है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बट बैंक अकाउंट डेबिट विद द अमाउंट जितना रीइश्यू पे रिसीव हुआ है, जो बैलेंस होगा वो आप एडजस्ट करोगे शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट से, जितना भी डिस्काउंट अलाउड हुआ है। जो मैक्सिमम जो डिस्काउंट री इशू पे हो सकता है वो इट शुड नॉट बी एक्सीडेड विद द अमाउंट फोरफीटेड, मतलब जितना हमने फोरफीट किया था मैक्सिमम उतना ही अमाउंट हम डिस्काउंट के लिए यूज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ री इशू। इट कैन बी द केसेस कि री इशू आपका प्रीमियम पे हो, and when the reissue is at the premium we will credit security premium reserve, so the entry will be bank account debit to share capital account to securities premium account। अब जो हमने फोरफीट किए थे शेयर्स को, जिनका अमाउंट हमने फोरफीट किया था, और जब हम उसको री इशू कर देते हैं, अगर उसके बाद भी कुछ फोरफीटेड शेयर्स में का बैलेंस हमारे पास अगर बचता है तो इट्स अ ऑब्लिगेशन कि आपको वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा। लेट्स सपोज आपने 10,000 फोरफीट किए थे और 10,000 ही री इशू कर दिए, प्रीमियम पे करे या पार पे करे, पूरा फोरफीटेड अमाउंट या पार्शियली फोरफीटेड अमाउंट आपके पास बचा है तो वो अमाउंट आपके कैपिटल रिजर्व में जाएगा। बट 10,000 में से अगर 5,000 री इशू करे हैं तो प्रोपोर्शनेटली जो 5,000 का फोरफीटेड अमाउंट है वो कैपिटल रिजर्व में जाए। टिल नाउ वी हैव कवर्ड जब शेयर्स हम इशू करते हैं फॉर कैश, मतलब वी विल डू द एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बट देयर कैन बी द केसेस जहाँ पे कैश यूज नहीं होता, देयर कैन बी द अदर कंसिडरेशन, सो इन दैट केसेस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विल बी, और एक शेयर्स कब का किसको हम इशू कर सकते हैं। फर्स्ट केस इज व्हेन द शेयर्स आर इशूड टू द वेंडर्स, ऐसा भी हो सकता है हमने किसी से एसेट्स परचेज करी हो और उसके बदले हम उनको कैपिटल इशू कर रहे हैं, सो द एंट्री विल बी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर व्हेन वी परचेज द एसेट। और अगर हमने पूरा बिजनेस ही परचेज कर लिया है तो जितने भी एसेट्स हैं एसेट्स विल बी डेबिटेड, लाइबिलिटीज विल बी क्रेडिटेड, एंड देन टू वेंडर जितना भी अमाउंट बैलेंस बचता है, अगर क्रेडिट बैलेंस इज मोर देन द डेबिट
So it will be adjusted with the goodwill account. But if the asset side is more than the credit side, it will be adjusted with the capital reserves account. जब हम वेंडर्स के जो ड्यू है उसको हम जब इशू करते हैं शेयर्स पे, we will do it as वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अगर प्रीमियम पे इशू है शेयर तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो पहले हम ड्यू करते हैं कि हमने एसेट्स खरीदी हैं वेंडर से, तो वेंडर को एसेट्स के बदले हम क्या देते हैं, कैपिटल। और अगर हमने उनसे बिजनेस खरीदा है तो पहले एसेट्स में से लाइबिलिटीज को एडजस्ट करके फिर जो भी हमने वेंडर को पे करना है देन वी विल बैलेंस विद गुडविल और कैपिटल रिजर्व। तो वेंडर को हम कैसे पे करेंगे, थ्रू शेयर कैपिटल। और अगर प्रीमियम पे इशू कर रहा है तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। We can issue shares to the promoters. Promoters are those which help us in the incorporation of the company. तो promoters ने कुछ formation expenses bear करे होते हैं, incorporation cost bear करी होती है, हो सकती है they come up with their own goodwill. तो we have to give them a share. So the entry will be formation expenses, incorporation cost और goodwill account debit to share capital. Third case will be when we issue share to the underwriters. Underwriters वो होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन पे अचीव करने के लिए। They basically buy our shares so that हमारा जो 90% है वो अचीव हो जाए अगर पब्लिक इशू से नहीं हुआ तो। अंडरराइटर्स हमारे बिहाफ पे आगे पब्लिक को शेयर्स इशू करते हैं। सो इस केस में जब उनके इसके इन रिटर्न अंडरराइटर्स हमसे कुछ एक्सपेंसेस चार्ज करते हैं। तो first that expenses will get due with the entry underwriting expenses account debit to underwriters, and then we will issue share to these underwriters, that is underwriters account debit to share capital. So we will issue shares for a consideration other than cash to promoters, underwriters and to the vendors. Now let's discuss questions on accounting treatment. First question. As per table F, the company is required to pay interest on amount of calls in advance. Table F के according हमने सिर्फ दो ही rates पढ़े हैं, 12% for calls in advance and 10% for calls in arrears. So the answer will be A. Second question. Amount of calls in advance is added to share capital, deducted from share capital, shown on the asset side or shown on the equity and liability side. Calls in advance is like जब कोई भी शेयर होल्डर आपको कॉल्स या फिर अलॉटमेंट का मनी एडवांस में ही पे कर देता है, अभी तक वो ड्यू नहीं हुआ कॉल बट ही हैज पेड, तो हम उसे कैपिटल में तो ऐड नहीं कर सकते बिकॉज अभी तक कैपिटल ड्यू ही नहीं हुई। कैपिटल से डिडक्ट भी नहीं कर सकते बिकॉज अभी तो हमें अमाउंट मिला है। Shown on the asset side, no, it's a liability because अभी हमें एडवांस मिला है, ऑब्लिगेशन तो कंप्लीट ही नहीं हुई है, तो we will show it on the liability side because it's an obligation for the company, it's a liability for the company कि वो कैपिटल उसको ड्यू करनी पड़ेगी so that this calls in advance get adjusted. So the answer is D. Now the next question. A company invited applications for 1 lakh shares and it received applications for 150. 1 lakh के लिए invite किया था, subscription was over, तो 150 मिले। आप 30,000 की application को reject कर दिया and the remaining were allotted shares on pro rata basis, मतलब 120 को 1 lakh मिले। How many shares an applicant for 3,000 will be allotted? So before checking the answers, we will first go to the solution. We will check कि 30,000 को तो 0 मिले हैं, 120 को मिले हैं 1 लाख, मतलब जिसके पास 1 शेयर है उसको मिला है 1 लाख डिवाइडेड बाय 120, दैट मीन्स 10 बाय 12 शेयर्स। तो अगर जिसके पास 3,000 शेयर्स है उसे कितना मिला होगा, 10 बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3,000, आंसर विल बी 2500. सो द आंसर विल बी A part. It is calculated with the help of unitary method. यूनिटरी मेथड हम मैथ्स में अप्लाई करते थे, तो इसी से ही हम आंसर निकाल सकते हैं 2500. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ कंपनी परचेज्ड अ बिल्डिंग ऑफ ₹12 lakh, out of which ₹2 lakh were paid in cash,
Balance amount was paid by issue of equity share of rupees 10 each at 25% premium. 12 लाख की बिल्डिंग ली थी, 2 लाख कैश पे कर दिया, लेकिन जो बैलेंस पे करना है उसके लिए हमें इक्विटी इशू करना है. हमें ये बताना है कितने शेयर्स हमने इशू करे, और जो इक्विटी इशू हुआ है दैट इज इशूड एट रुपीज at 25% premium. So let's start with the solution. 12 लाख की बिल्डिंग थी, 2 लाख पे कर दिए, तो बैलेंस है 10 लाख जो हमने शेयर्स में पे करने हैं. लेकिन प्राइस क्या है एक शेयर का? 10 रुपीज तो फेस वैल्यू है, लेकिन 25% ऑफ रुपीज 10 दैट इज 2.5 इज द प्रीमियम. तो प्राइस क्या है? 12.5. तो 10 लाख को अगर 12.5 से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स यू विल गेट 80,000. सो द आंसर विल बी बी. Next question. At the time of forfeiture of shares, the share capital account is debited with. जब हम forfeit करते हैं तो share capital जो account हम debit करते हैं उसका amount क्या होगा? Face value, called up value, paid up value, issued value. Face value नहीं होगा because face value can be 10, but हो सकता है called up सिर्फ 7 किया हो, तो called up value is the answer because paid up value तो हम forfeit कर देते हैं, और जो issued value है that is not the answer. तो answer will be B part, that is called up value. Sixth, if the premium on the forfeited shares has already been received, अगर already हम receive कर लेते हैं forfeited shares पे premium, तो securities premium account क्या होगा? Should be credited, should be debited या no treatment? अगर ऑलरेडी आपको प्रीमियम मिल चुका है तो आप प्रीमियम को फोरफीट नहीं कर सकते, तो देयरफॉर देयर विल बी नो ट्रीटमेंट. So the answer will be C part. Next question. Balance of share forfeiture account is shown in the balance sheet under the head share capital account. Yes, this is the answer. Reserves and surplus में हम जब वो अमाउंट को रीइशू करते हैं तब लिखते हैं. करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस हम कॉल्स इन एडवांस में लिखते हैं. अनसिक्योर्ड लोन्स इसमें नहीं है बिकॉज ये इशू है. तो जो फोरफीचर अकाउंट का जो बैलेंस है वो हम किस में लिखेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट. Answer is A. Eighth question. P Limited forfeited 150 shares of rupees 10 each. 150 shares of rupees 10 each issued at a premium of rupees 2. ये आपने forfeit करे हैं. For non-payment of final call of rupees 3. इसमें ये mention नहीं है कि 2 rupees final call में था, तो we will assume कि हमें मिल चुका है. Out of these, 100 shares were reissued at rupees 11 per share. How much amount would be transferred to the capital reserve? तो calculate it. How you will calculate? कि 150 shares आपके forfeit हुए हैं, which was at the rate 10 plus 2. But arrears कितने हैं? सिर्फ 3 rupees. तो forfeited amount कितना होगा? 2 rupees को हम forfeit नहीं करेंगे because आपको premium मिल चुका है. तो forfeited amount कितना होगा? 10 minus 3 because आपको 3 नहीं मिले, तो 7 रुपीज पर शेयर आपने फोरफीट कर दिया. अब जो आपने री इशू करा है वो 11 रुपीज पर शेयर पे करा है. फेस वैल्यू 10 रुपीज थी, मतलब आपने कोई भी डिस्काउंट यूज नहीं करा. जो भी आपने अमाउंट फोरफीट किया था वो सारा का सारा पड़ा है. तो आपने कोई भी अगर डिस्काउंट इशू नहीं किया तो जो कैपिटल रिजर्व में आप ट्रांसफर करोगे वो सारा जो 100 शेयर का प्रपोर्शन है वो ही ट्रांसफर कर दोगे. तो 100 इंटू 7 विल बी 700. हम इस केस में 150 नहीं लेंगे. क्यों? बिकॉज अभी जो री इशू हुए हैं वो सिर्फ 100 शेयर्स हुए हैं. जब 50 री इशू होंगे तो फिर हम तब देखेंगे कितना सीआर में ट्रांसफर करना है. हो सकता है वो 50 शेयर जब री इशू हो वो डिस्काउंट में हो या प्रीमियम पे हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम सीआर में ट्रांसफर करेंगे. तो जब भी हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं हम वो सिर्फ वही प्रपोर्शन ट्रांसफर करते हैं जितना री इशू हुआ है. बट अगर री इशू हो चुका है तो उतना प्रपोर्शन कैपिटल आप कैपिटल रिजर्व में नहीं रख सकते, आपको वो ट्रांसफर करना पड़ेगा. Answer will be A, that is 7. Next question. The amount of discount on reissue of forfeited shares cannot exceed 5% of face value, 10% of face value. ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि परसेंटेज कितना हो सकता है. बट जितना हमें forfeited shares पे मिला है, जितना हमने अमाउंट forfeit करा है, that can be the maximum discount which we can issue on the reissue of the shares. So the answer will be C part.
Next question, if vendors are issued fully paid shares of rupees 125,000 for net assets जिसकी वैल्यू 150 है, तो बैलेंस 25,000 कहाँ पे क्रेडिट होगा? बेसिकली वेंडर्स को ड्यू था 150,000 जो कि हमने एसेट्स में लिया था, तो एंट्री वाज एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर 150,000, बट after that the entry was vendor account debit to share capital, vendor account debit 150 to share capital 125,000. तो कैपिटल के साथ we don't use goodwill, we don't use profit and loss, we don't use capital reserve, we use premium reserves account. So the answer will be C. Because maybe in return of 150 he has paid fully paid shares of rupees 125,000 because premium can be for 25,000. Now let's come to bonus shares. अगर कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिट करता है टू इशू बोनस शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स, तो कंपनी कैन कम अप विद द बोनस शेयर्स. Bonus shares are those shares which are allotted to the existing equity shareholders. मतलब जो shareholders already कंपनी के हैं उन्हीं को एक कंपनी शेयर्स अलॉट कर देते हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन, कोई उसके चार्जेस नहीं होते. Basically with bonus shares company capitalizes their profits. Company capitalize their own profits in the company. Now SEBI has provided some guidelines for the bonus issue. First is the bonus can be made only out of free reserves built out of genuine profits or securities premium collected in the cash. बोनस इशू तभी होगा जब आपके पास फ्री रिजर्व्स हैं, और सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूटिलाइजेशन में एक पॉइंट ये भी था कि वी कैन गो फॉर द बोनस इशू थ्रू सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट. सेकेंड इज reserves created by revaluation of fixed assets are not available for the issue of bonus shares. Fixed assets को revalue करके अगर revaluation में कोई profit आया है वो bonus shares के लिए आप issue नहीं कर सकते. बोनस इशू नहीं होगा अगर आपके जो शेयर्स हैं वो फुली पेड अप नहीं है. अगर आपको बोनस देना है तो पहले अपने शेयर्स को फुली पेड अप करो और फिर ही आप बोनस दे सकते हो. डिविडेंड के बदले आप बोनस नहीं दे सकते, मतलब डिविडेंड नहीं दिया और आप बोनस दे रहे हो, इट कैन नॉट बी हैपन. एक बारी अगर कंपनी ने बोनस इशू अनाउंस कर दिया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल के बाद, इट शुड बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम दैट अप्रूवल, और इसके बाद डिसीजन चेंज नहीं हो सकता. नेक्स्ट पॉइंट, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये नहीं मेंशन कि वो बोनस इशू कर सकते हैं, तो कंपनी हैज अ राइट कि दे कैन पास अ रेजोल्यूशन एट अ जनरल बॉडी मीटिंग, और वो प्रोविजन बना सकते हैं एओए में फॉर द बोनस इशू. नेक्स्ट पॉइंट, अगर बोनस इशू की वजह से ऑथराइज शेयर कैपिटल से ज़्यादा आपकी कैपिटल एग्जिस्ट कर रही है, तो कंपनी हैज़ टू पास अ रेजोल्यूशन टू लाइक चेंज द ऑथराइज कैपिटल इन योर एमओए. अगर कंपनी के पास कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो कंपनी बोनस इशू नहीं कर सकते, बट अगर उनको बोनस इशू करना है तो दे हैव टू टेक दिस कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स इनटू अकाउंट, और उनके लिए अलग से जो अमाउंट है वो उनको क्रिएट करके रखना होगा, सो दैट एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन दे विल बी गेटिंग देयर बोनस इशू. So the shares so reserved may be issued at the time of the conversion of such debentures on the same terms जैसे आपका बोनस इशू हुआ था. अगर बोनस शेयर इशू करने हैं कंपनी को तो कंपनी हैज टू इंश्योर कि उनका कोई डिफॉल्ट नहीं है इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और द पेमेंट ऑफ एनी फिक्स्ड डिपॉजिट टू एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर्स, और अगर कभी डिफॉल्ट है तो उनके पास एक सफिशिएंट रीजन है कि यस इट वाज फॉर द सफिशिएंट कॉज कि ऐसा हुआ. नाउ फॉर द बोनस इशू कैन बी डन टू कन्वर्ट पार्टली पेड शेयर्स इनटू फुली पेड शेयर्स, और अगर फुली पेड शेयर्स हैं तो उनको बोनस इशू कर सकते हैं. अगर पार्टली पेड शेयर्स को फुली पेड शेयर्स में कन्वर्ट करना है तो द एंट्री विल बी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्यू आवर फाइनल कॉल, equity share final call account debit to equity capital. Then we will take it from our profit and loss account and then securities premium reserves.
टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, इससे हम बोनस प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड दैट बोनस विल एडजस्ट विद आवर शेयर फाइनल कॉल। इससे जो हमारे पार्टली पेड अप शेयर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, फुली पेड अप। अगर फुली पेड अप शेयर होल्डर्स को बोनस देना है तो द एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस, and then this bonus will be go to the equity share capital. The last topic is issue of right shares. Now under section 62 subsection 1 of the Companies Act, it is mandatory for the company कि जब भी उन्हें fresh issue लाना है मार्केट में तो दे हैव टू फर्स्ट ऑफर इट टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। पहले वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करेंगे और अगर जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से अमाउंट पूरा रिकवर नहीं हो रहा, ओनली देन दे कैन गो टू द मार्केट टू रेज फर्दर फंड्स। राइट इशू मतलब offering shares to existing members in proportion to their existing share holding, जो भी उनकी existing share holding है उसी के proportion में ही वो और उनसे funds raise कर सकते हैं, उन्हें shares offer कर सकते हैं। अब इसका objective क्या है, so that जो उनका voting right है वो hamper ना हो। If they will come to the market, there will be new equity shareholders. New equity shareholders मतलब more voting rights, and the voting rights of the existing shareholders will get hampered. So that's why it's an obligation and it's a right to the equity shareholders that जब भी company कोई fresh issue market में लाते हैं तो first they have to offer to the existing equity shareholders, and that too at a price below the market price of the shares. अब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास इट्स एन एडवांटेज बिकॉज मार्केट प्राइस से ये कम पे ऑफर हो रहा है, तो इसे हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ द राइट। तो जो ये एडवांटेज हमें एक राइट शेयर होल्डर्स को मिलता है, इट इज नोन एज वैल्यू ऑफ द राइट। नाउ हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द राइट? The question can come in your exam just to calculate the value of the right. It's a very easy question, so the question can be asked in your MCQ. Question can be asked, so you have to calculate with following steps. First, you have to calculate कि total market value जो shares की है equity shareholder के पास उसकी value कितनी है, and then जो भी market price पे जो भी कंपनी ने उसको additional share दिया है आप उसको add कर दो, then you will have to find the average price and deduct average price from the market price, you will get the value of right. Let's understand this with the example. We have to calculate value of right. Company makes a right issue of one share of ₹100 at a premium of 10% for every 3 shares held by the members of the company. For every 3 shares held by him, he will issue one share of ₹100 at a premium of 10%, मतलब at ₹110. Shares of the company are being sold in the market. Market price is ₹150. तो हमें value of right निकालना है। सबसे पहले स्टेप हमें ये निकालना है कि जो भी मार्केट प्राइस है 3 शेयर्स का जो शेयर होल्डर्स के पास ऑलरेडी है वो कितना है, 3 into 150 is 450। अब इसके बदले उन्हें एक राइट शेयर मिल रहा है, एक राइट शेयर कितने रुपीस में मिल रहा है, 110 पे। सो 1 multiplied by 110 is 110. Now we add it, 450 plus 110 is 560. Now 3 शेयर्स जो प्रीवियस थे 1 राइट शेयर हो गया, टोटल कितने हो गए 4। अब 560 डिवाइडेड बाय अगर आप इसे 4 करोगे तो योर एवरेज प्राइस विल बी 140, मतलब योर एवरेज प्राइस ऑफ एवरी शेयर इज 140। मार्केट प्राइस कितना है 150, तो वैल्यू ऑफ राइट विल बी 150 माइनस 140, दैट इज ₹10। जो राइट शेयर्स अगर इशू होते हैं तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम होता है जैसे ऑर्डिनरी शेयर्स में होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। I hope ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। If you like this video and like to watch similar videos, then like and subscribe YouTube channel of Nyay Academy. Thank you. Have a nice day.